तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। यह है हमारा चैप्टर नंबर 14। तो इसमें पहला हमारा जो पढ़ना है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। मतलब एनर्जी जो है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका सीधा सीधे नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना ही तो सृजन किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। neither be created nor be destroyed। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। मुख्य बिंदु है इसके कि किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। मतलब जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, उस समय जो टोटल एनर्जी जो होता है हमारा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो कंजर्व होती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। ऊर्जा के विविध रूप हैं, ऊर्जा के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराएंगे तो प्लेट की जो स्थितिक ऊर्जा होगी, जिसको हम लोग अ, ऊर्जा के चैप्टर में पढ़े हैं, सही ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते ही ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। जो बस शुरू में स्टैटिक ऊर्जा जो थी उसकी, वो किस में चेंज हो जाएगी? वो ध्वनि ऊर्जा मतलब साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि टकराने के बाद साउंड एनर्जी, तो एक एनर्जी का फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारा यह चेंज हो गया। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो प्रक्रम अधिकतम ऊष्माक्षेपी होता है, और प्रकाश जलने पर मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब जब शुरू में जब मोमबत्ती का हम जला रहे हैं तो उसमें तो कोई गर्मी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो गर्म होने के साथ साथ उसमें केमिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक ऊर्जा जो है, मतलब वो जो मोमबत्ती गल रहा है और उसके बाद फिर ऊष्मा प्रदान करती है और उससे फिर हमें प्रकाश भी आती है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रयोज्य रूप से उत्पन्न चारों ओर वातावरण अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप से क्षयित होती है, अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह उपभोक्त हो जाता है, तब पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। पर मतलब जो ऊर्जा हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसको फिर से हम लोग उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? वह ईंधन जो एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे और सरलता से सुलभ हो, उसका परिवहन आसान हो, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। ईंधन मतलब अ, ईंधन हमारे बहुत सारे ईंधन के ईंधन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सब हमारे ईंधन होते हैं। एक उत्तम ईंधन के गुण हो, कम प्रदूषक हो, मतलब उससे प्रदूषण कम होता हो, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करने वाला हो, जो सरलता से सुलभ हो, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, और जो सस्ता हो। ये उत्तम ईंधन के गुण है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो प्रकार है, नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब जिसको हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं, और अनवीनीकरण ऊर्जा जिसे हम फिर से उपयोग नहीं करते, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार उसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा के वैसे असीमित मात्रा में उपलब्ध है एवं जिसका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सकता है, उसे नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। जैसे हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। लेकिन ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है पर्यावरण में, इसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अनवीनीकरण ऊर्जा जिस इसका उल्टा, जो असमायम है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, इसे अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। नवीनीकरण और नवीनीकरण ऊर्जा के बीच में अंतर भी आता है लिखने के लिए, तो इस तरह से टेबल के फॉर्म में हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो वैसे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है उसे नवीनीकरण कहता है, नवीनीकरण में वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका उत्पादन और उपयोग वर्षों तक किया जा सकता है, इसका उत्पादन और उपयोग वर्षों तक नहीं किया जा सकता है। ये समाय स्रोत नहीं है, ये समाय स्रोत है। उदाहरण के रूप में हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंग इत्यादि। उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब आते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के लगभग दो स्रोत हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत, जल से जो हमें प्राप्त होती है। जयमास, जो बायोमास से हमें प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा, जो हमें हवा से प्राप्त हो रही है। गैर पारंपरिक, तो सौर ऊर्जा जैसे सोलर कुकर, सौर पैनल, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय या न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारे गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत है। इसे भी याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ये हमारा दिखाया जा रहा है फिगर में, ठीक है। ये हमारा जो है तापीय विद्युत संयंत्र है, कारखाने जो हमें दिख रहे हैं जल से संबंधित दिख रहे हैं, यहाँ पे पवन चक्की हम लोग दिख रहे हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय में उपयोग में लाया जा सकता है उसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत निम्नलिखित हैं: जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास, पवन ऊर्जा। गैर पारंपरिक देखिए, सोलर पैनल देख रहे हैं, ये हम समुद्र का देख रहे हैं, ये तापीय ऊर्जा देख रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा। और ये हम लोग देख रहे हैं जो हम लोगों ने देखा था इसके पहले, समुद्र के बाद नाभिकीय ऊर्जा जो हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर पैनल में, जहाँ से वहाँ से ये प्राप्त हो रहे हैं। वह ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हाल के दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। हाँ, इसमें कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा। समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा जो है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आते हैं, जिसमें जीवाश्मी ईंधन है। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणी और अवशेषों के करोड़ों वर्षों, मतलब जो मर चुके हैं उनको उनको मिट्टी में दबाने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद फिर वो ईंधन के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। उस इंजन को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसके प्रकार हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऊर्जा के स्रोत में कोयले का निर्भरता, कोयला के उपयोग में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया है। ऊर्जा से बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्मी ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। आज भी ऊर्जा के कुल खपत का अधिकांश भाग, लगभग 70% कोयला पर पूरी की जाती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता: घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन, प्राकृतिक गैस। वाहनों के रूप में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी गैस जो है, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस। तापीय विद्युत संयंत्र के कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधनों को जलने से क्या क्या हानियां होती हैं? तो इससे धुआं उत्पन्न होता है जो वायु प्रदूषित करता है। इसके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है। ये CO2, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जो हमारा तापमान जो बढ़ जाता है वातावरण का, उसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। अब अम्लीय वर्षा, एसिड रेन क्या है? तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा मतलब ये जो ऊपर में चले जाते हैं और फिर ये जो बादलों के साथ मिलकर जो वर्षा कराते हैं उसको हम लोग एसिड रेन या अम्लीय वर्षा करते हैं। ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। अम्लीय वर्षा से हानि है, ये पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और पत्ते और फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई जीव मर जाते हैं। ये साथ ही मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। हमारी हमारी मृदा मतलब मिट्टी जो है वो अम्लीय, एसिडिक हो जाती है। जीवाश्मी ईंधनों से उत्पन्न प्रदूषकों को कम करने के उपाय: दहन प्रक्रम की क्षमता में वृद्धि करने में काम में आता है। दहन के परिणामस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों और राखों के वातावरण में व्याप्त करने में भी विविध तकनीकों द्वारा इसे हम उपयोग करते हैं। हमें जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करने के कारक: जीवाश्म ईंधन को अनवनीकरण स्रोत है, मतलब इसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसे फिर दो यूज नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडार या सीमित मात्रा में है। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग टरबाइन का सिद्धांत। टरबाइन, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जब वो घूमता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। तो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से कार्य करता है जो रोटर ब्लेड से घूमने वाली गति देती है और इसे गतिशील पदार्थ जैसे जल, वायु और भाप से प्राप्त होता है। ये रोटर से ऊर्जा प्रदान करती है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो के शेफ्ट को घुमाती है, जिससे टरबाइन का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसलिए टरबाइन को याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
ताप विद्युत की प्रक्रिया। ताप विद्युत की प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं: ऊंचाई से गिरता हुआ पानी द्वारा, ऊष्मा देकर जल के भाप को उत्पन्न करना, और पवन के झोंकों द्वारा। ये ताप विद्युत का प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया निम्नलिखित है: ऊर्जा स्रोत द्वारा टरबाइन को पहले घुमाया जाता है, टरबाइन द्वारा फिर ली गई यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो के शेफ्ट को घुमाया जाता है, और डायनेमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया। जैसे ये प्रेशर कुकर है, यहाँ से भाप निकला, भाप से ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से ये डायनेमो का शेफ्ट घूमेगा, और डायनेमो फिर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, लाइट एनर्जी में चेंज करेगा, जिसके चलते ये बल्ब यहाँ पे जल रहा है। ताप विद्युत संयंत्र। विद्युत यंत्रों को प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन को दहन करने के लिए जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। इन संयंत्रों में ईंधन के द्वारा विस्मय उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, इसलिए इसे तापीय विद्युत यंत्र भी कहते हैं। बहुत सारे तापीय संयंत्र के कोयले और तेल के क्षेत्रों में निकट स्थापित किए जाते हैं तथा इसे समान दूरियों पर कोयला तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संरचना अधिक दक्ष है। जल विद्युत संयंत्र। जल से जो हमारी विद्युत एनर्जी उत्पन्न होती है। जल विद्युत संयंत्र बहते हुए जल को गतिज ऊर्जा और किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कृत्रिम जलप्रपात निर्माण किया जाता है, जिससे नदियां और जलाशयों के बहाव को रोककर कृत्रिम झील को जल में एकत्र करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिससे जल का स्तर ऊंचा हो, और पाइप द्वारा जल की धार से बांध के आकार पर स्थापित टरबाइन के ब्लेड को घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। वही सिद्धांत है हमारा। वहां पे भाप था, यहाँ पे पानी है। बांध निर्माण और उससे समस्याएं। टिहरी बांध एवं सरदार सरोवर बांध, जिसकी निर्माण परियोजना का विरोध हुआ था। बांधों के टूटने पर भयंकर बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसके पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल डूब जाते हैं और अवायवीय परिस्थितियों से सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये बांधों का प्रकार है। कभी कभी टूट जाते हैं और जो विशाल मात्रा में जो पानी यहाँ एकत्रित है वो जाकर पेड़ पौधे और वातावरण को घेर लेते हैं, जिससे पेड़ पौधे जो है ठीक से पनप नहीं पाते हैं और वो सड़ने लगते हैं, और सड़ने के चलते मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और ये मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करता है। बांधों के निर्माण से होने वाले नुकसान। बांधों के निर्माण से बहुत सारे कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं, आसपास के लोगों और जीव जंतुओं को विस्थापित होना पड़ता है, जिससे उनके पुनर्निवास की समस्या उत्पन्न होती है। इससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से प्रौद्योगिकी में सुधार। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो है प्रौद्योगिकी सुधार करने दो प्रमुख है, जैसे जैव मात्रा और पवन ऊर्जा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बायोमास और पवन ऊर्जा। अब ये जैव मात्रा क्या है? तो जैव मात्रा वे ईंधन जो हमें पादप या जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उन्हें जैव उत्पाद कहते हैं या जैव मात्रा कहते हैं। जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे पत्ते, तने इत्यादि। ये ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब अग्नि के साथ जलते हैं, आग के साथ। इन्हें जलाने पर अत्यंत धुआं निकलता है। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, इसे करने के बाद फिर दूसरे फॉर्म में इसे उपयोग किया जा सकता है। जैसे लकड़ी को जलाने के बाद कोयला होता है, कोयला से फिर ईंधन हम यूज कर सकते हैं। चारकोल, इसको हम लोग कास्ट कोयला भी कहते हैं। जब लकड़ी को वायु में सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो ऊपर से उसमें जल और वापसीकरण पदार्थ बाहर निकल जाता है, और इससे अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है, जिसे हम लोग कोयला भी कहते हैं या कास्ट कोयला भी कहते हैं। चारकोल का गुण। चारकोल बिना ज्वाला का जलता है, इसमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। अब आते हैं जैव गैस या गोबर गैस। तो जैव गैस का प्रचलित नाम गोबर गैस है, जिसे इसे गैस के बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य पदार्थ है। इसे हम लोगों ने देखा होगा अपने गाँव में, घरों में, कि काफ़ी गोबर से यहाँ पे डाल डाल कर फिर यहाँ से जो गैस उत्पन्न होती है, उसे गैस से फिर हम लोग ईंधन के रूप में इसे उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता है, जो जैव गैस एक संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जा सकता है। इस संयंत्र को जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र भी कहते हैं। इस गैस का उपयोग ईंधन प्रकाश स्रोत के रूप में गांव देहात में किया जाता है। ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है।
इसका तापन क्षमता अधिक होती है, इसका धुआं उत्पन्न करने बिना जलती है, इसका उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। तकनीक के प्रयोग में यह सस्ता ईंधन बन गया है। इससे उत्पन्न शेष बची सैलरी का उपयोग एक उत्तम खाद के रूप में, मतलब जो गैस के बाद जो अंदर में जो बच जाता है उसको खाद के रूप में किया जाता है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। बायोगैस का निर्माण, गोबर, फसलों काटने के पश्चात बचे हुए अवशिष्ट, सब्जियों अवशिष्ट जैसे विविध पादप और विविध मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होते हैं तो बायोगैस या जैव गैस का निर्माण करते हैं। कदम, जैव गैस बनाने के लिए मिश्रक टंकी में गोबर और गैस जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है, इसे कर्दम या स्लरी कहा जाता है। संपा संपाचित्र संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यह बायोगैस संयंत्र का सबसे बड़ा और प्रमुख भाग होता है। इसे भाग में अवायवीय सूक्ष्म जीव गोबर की स्लरी को जटिल यौगिकों में अवगत करते हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं, कर्दम यहाँ से डाला जा रहा है, मिट्टी है, गैस टंकी है यहाँ से, और लास्ट में फिर ये गैस उत्पन्न बनता है जिसको वहाँ पे उत्पन्न रहते हैं सूक्ष्म जीव, जिसको गोबर से उसको मीथेन गैस में परिवर्तित करते हैं, और फिर ये गैस को हम लोग यहाँ गैस चैम्बर से बाहर निकालते हुए इसको उपयोग करते हैं। बचे हुए पदार्थ को फिर हम लोग यहाँ से निकाल के उर्वरक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये एक बायोगैस संयंत्र का डायग्राम है हमारा। बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया, तो ये हमारी प्रक्रिया दी है कि मिश्रण टंकी में कदम सैलरी को डाला जाता है, फिर अवायवीय की सूक्ष्म जीवों द्वारा गोबर की सैलरी को जटिल यौगिकों को अपघटित किया जाता है, मतलब उसे तोड़ा जाता है, तोड़ते हैं वहाँ पे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अवघटन के पश्चात मीथेन गैस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों को उत्पन्न होता है। बनी हुई गैस का गैस टंकी संचित होती है। अब प्रक्रम द्वारा शेष बची हुई सैलरी का निर्माण टंकी में इकट्ठित होता है। बायोगैस मिश्रण में बनने वाली कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। जैव गैस निर्माण के उद्देश्य पूर्ति होती है। इससे निर्माण से ऊर्जा का सुविधाकरण जनक दक्ष स्रोत मिलता है। इसके निर्माण में उत्तम खाद मिलती है। इसके निर्माण से अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के सुरक्षा उपाय भी मिल जाता है। शेष बची सैलरी का उपयोग, शेष बची हुई सैलरी का उपयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, इसे उत्तम खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं पवन ऊर्जा। ये हम लोग सोलर सेल बहुत बड़े में देखा होगा। यहाँ पर भी हमारी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसमें चेंज हो रही है? हवा से ये मिल घूमते हैं, पवन चक्कियाँ ये घूमती हैं, और फिर ये हमारी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जा रहा है। पवन एक गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा होती है और इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। पवन की उत्पत्ति सूर्य की विकिरणों, भूखंडों और जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। पवन चक्की एक संयंत्र है जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पवन चक्की की संरचना, पवन चक्की किसी भी विशाल विद्युत पंखी के समान होती है। जैसे ऊपर में हमने देखा, ये दृढ़ आकार में कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा का फॉर्म, किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, इस क्षेत्र में पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं। पवन ऊर्जा द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत निर्माण, तो व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी पवन ऊर्जा फॉर्म के सभी पवन चक्कियों को परस्पर एक दूसरे से युग्मित, मतलब जोड़ दिया जाता है, जिससे फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियां या उत्पन्न विभिन्न ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। डेनमार्क पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। डेनमार्क जो क्षेत्र है हमारा, इसे पवनों का देश भी कहते हैं। देश की 25% से भी अधिक पवनों विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न से की जाती है। पवन ऊर्जा की विशेषता है, पवन ऊर्जा एक नवीनीकरण है, जिसे हम बार बार इसे उपयोग कर सकते हैं। एक दक्ष एवं पर्यावरण हितैषी है क्योंकि इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। पवन ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं, पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष में अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, जमीन होनी चाहिए। 1 मेगावाट की यूनिट के लिए पवन ऊर्जा की भूमि लगभग 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए आरंभिक लागत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उच्च स्तर से रखरखाव की भी आवश्यकता होनी चाहिए। अब आते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत या गैर पारंपरिक। अभी तक हम लोगों ने
देखा, तो उसके बाद हम लोग आते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो ये हमारे दोनों स्रोत दिखाया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का तात्पर्य ऊर्जा के उन स्रोतों से है जिनके मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, जो प्रकृति ने बना के आपको नहीं दिया है, इसे पहले उपयोग नहीं किया, परंतु वर्तमान उसे नई प्रगति द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाले को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह प्रकाश अवतरण किरणों, पराबैंगनी किरणों से प्राप्त होती है। सौर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र में प्रति क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को हम लोग सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब ये एक डिफिनेशन है हमारा, और इसका मान लगभग 1.4 किलो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। सौर ऊर्जा की चलने वाली जो युक्तियां, इसे याद रखेंगे, ठीक है। इन युक्तियों को सूर्य से प्राप्त होने ऊर्जा का उपयोग ऊष्मक के रूप में किया जाता है, ऊष्मा को एकत्र करके कार्य करती है। तो इसमें कौन कौन से काम आते हैं? सोलर कुकर, सोलर जल तापक या सौर गीजर भी इसको कहते हैं, और सौर जल पंप। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इन युक्तियों के सौर ऊर्जा में विद्युत को संचारित किया जाता है, रूपांतरित करके उपयोग में लेता है, जैसे सोलर सेल। तो सोलर सेल हमारा ये इस तरह का एक फॉर्म है, जिसमें सोलर कुकर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो युक्ति है जिसमें सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग कर एक बॉक्स के रूप में लगाया जाता है, और एक बढ़िया उष्मक की भांति कार्य करता है। इससे कांच की सीट की एक ढक्कन होती है जो अंदर प्रवेश करने वाली ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है। यह भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सौर कुकर मुख्यतः दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। काला रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है। यह सिद्धांत के आधार पर सोलर कुकर चारों तरफ से काला रंग से ढक दिया जाता है ताकि ये अपने ऊपर पड़ने वाला ऊष्मा को अधिक से अधिक सोख सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, इस सिद्धांत के अनुसार सौर कुकर में एक कांच की सीट ढक्कन के रूप में लगाया जाता है, और उसके अंदर प्रवेश करने वाला विकिरण ऊष्मा बाहर ना सके और ऊष्मा लगातार बनती रहे। इस पर यह सिद्धांत पे यह कार्य करता है। सोलर कुकर के लाभ: भारत में सौर ऊर्जा लगभग सभी जगहों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह पर्यावरण हितैषी है। कुकर के उपयोग में एक साथ एक से अधिक खाना बनाया जा सकता है। सोलर कुकर की हानियाँ: ये सभी प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग केवल तेज धूप वाले दिनों में ही किया जा सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों, मतलब जहाँ पर धूप कम आती है, एवं उन क्षेत्रों जहाँ धूप सूर्य बहुत कम दिखाई देता है, उपयोग सीमित है। सोलर सेल, ये सौर सेल से चलने वाली एक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चयन करती है। सौर सेल में बनने वाले प्रयुक्त पदार्थ जो है, बनने वाले सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, परंतु सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट में सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। धूप में रख जाने पर किसी प्ररूपी सौर सेल में 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टा विकसित होती है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकती है। सौर पैनल, जब बहुत अधिक संख्या में सोलर सेलों को संयोजित कर दिया जाता है तो ये व्यवस्था सोलर पैनल कहलाती है। सोलर सेलों को एक दूसरे से जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है। इसे जोड़ने के लिए चांदी या सिल्वर का उपयोग किया जाता है। सोलर सेलों का उपयोग, सोलर सेलों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोलर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। सोलर सिग्नलों पर अंतर बहुत सारे खिलौना और सोलर सेल लगे हुए रहते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में भी सोलर सेल का भी उपयोग किया जा सकता है। रेडियो वायरलेस सिस्टम, सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों और सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सोलर सेलों से लाभ: इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसका रखरखाव सस्ता है, या बिना किसी फोक्शन युक्ति के काफ़ी संयोजन संतोषजनक कार्य करते हैं। इसमें सुदूर और अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। यह ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, ये पर्यावरण हितैषी है। सोलर सेल की सीमाएं: सोलर सेल में उत्पादन की समस्त प्रक्रिया बहुत महंगी है। सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले विभिन्न श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सोलर सेल बनाने के लिए सिल्वर चांदी का उपयोग किया जाता है, जो लगभग लागत और वृद्धि हो जाती है। महंगा होने के कारण सोलर सेल का घरेलू उपयोग भी अभी तक सीमित है। अब नेक्स्ट है हमारा समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा।
तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो समुद्रों से ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो तीन तरह से है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है और महासागरीय तापीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो समुद्रों से उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा हम लोग जानते हैं चंद्रमा के कारण पूर्णिमा को आता है। ज्वार भाटे से, ज्वार और भाटा हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा। जल के स्तर से चढ़ने और गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तित होने की परिघटना को ज्वार भाटा हम लोग कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी भी संकलन क्षेत्र या बांध निर्माण के लिए किया जाता है। बांध निर्माण पे इसे टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। अब आते हैं तरंग ऊर्जा। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये विशाल तरंगों से गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा करने के लिए उत्पन्न तरंगों को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप मतलब फोकस, मतलब उसे पकड़ा जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की हैं जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती हैं। तरंग ऊर्जा के समय तरंग ऊर्जा का वही है जो व्यवहारिक उपयोग हो सकता है। इसे तरंगे अत्यंत प्रबल हो सकती हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्र और महासागरों के पृष्ठ के जल या ताप और गहरी के अंतर से प्राप्त होने वाली तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्रों के उपयोग और विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र एक यंत्र है जो समुद्र और महासागरों के पृष्ठ और गहराई के तापों के अंतर से उत्पन्न किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न ये करता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का दोहन, इसे दोहन के लिए OTEC विद्युत संयंत्र का उत्पन्न किया गया है। यह संयंत्र महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई तक जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो को ही OTE संयंत्र कार्य करता है। मैंने ये इसका कुछ फैक्टर्स है जिस पे ये डिपेंड करता है। पृष्ठ के तल जल का उपयोग अमोनिया जैसी वाष्पशील द्रवों को उबालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों को वाष्प करने के संयंत्र के टरबाइन को घुमाती है। महासागरों की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करने के लिए करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। टरबाइन घूमने से ही विद्युत उत्पन्न होती है। OTEC विद्युत संयंत्र की सीमाएं, महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो तो ही OTEC संयंत्र कार्य करता है। इसे दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयां होती हैं। अब आते हैं भूतापीय ऊर्जा। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों में संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। तप्त मतलब गर्म। जब ये भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ता है और उच्च ताप पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। ये भाप विद्युत जनरेटर को टरबाइन को घुमाती है और तथा विद्युत उत्पन्न करती है। तप्त स्थल किसे कहते हैं? भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी पर, मतलब हमारी पृथ्वी पर गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें द्वारा धकेल दी जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इसी क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। गर्म चश्मा एवं उष्ण स्रोत, तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए जो निकास मार्ग होता है, इस निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। लाभ, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए लागत अधिक नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। सीमाएं, पृथ्वी पर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र बहुत कम है। ऐसे तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय अभिकरण के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नाभिकीय विखंडन, मतलब जो न्यूक्लियर के टूटने से बनती है, और एक नाभिकीय संलयन जो नाभिक के जुड़ने से बनती है। तो नाभिकीय विखंडन, ये सवाल बहुत आते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक, मतलब हेवी न्यूक्लियस, दो या दो से अधिक हल्के न्यूक्लियर में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। और इस विखंडन में काफी मात्रा में एनर्जी, ऊर्जा जो है
निकलती है। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जैसे भारी नाभिक के परमाणु के नाभिक को जब निम्न ऊर्जा वाले तापीय न्यूट्रॉन से बमबारी कराया जाता है तो हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिससे दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तापीय न्यूट्रॉन क्या है? वे न्यूट्रॉन, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही है न्यूट्रॉन। नाभिकीय रिएक्टर में उपस्थित भारी जल और मंदक के टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए किया जाता है एवं न्यूट्रॉन से नाभिक पर बमबारी की जाती है। नाभिकीय संलयन, अब ये जिसको इसको उल्टा है, जब दो हल्के नाभिक या न्यूक्लियस टूटकर एक भार जुड़कर होना चाहिए, टूट कर लिखा हुआ है, एक भारी नाभिक में संलयन हो जाते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। उदाहरण, दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक संलयन होकर एक भारी हीलियम का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊष्मा होने देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है, आइसोटोप्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो दो आइसोटोप मिलकर क्या बन रहे हैं? ये हीलियम बन रहे हैं और न्यूट्रॉन एक निकल रहा है और एक ऊष्मा बहुत मात्रा में निकलती है। यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, इसको समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, ड्यूटेरियम है। तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये ड्यूटेरियम है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 2 है। संलयन के लिए उपयोग हुआ है, जबकि हाइड्रोजन के समानता परमाणु भार 1 होता है। ये 3 भार वाले हीलियम का निर्माण हुआ है और एक न्यूट्रॉन ऊर्जा का मुक्त हुआ है। नाभिक का संलयन संपन्न करने के लिए अधिक ताप और बल की जरूरत होती है। तो ये हमारा था ऊर्जा के स्रोत, जिसे हम लोगों ने आज के क्लास में ख़त्म कर लिया। संभवतः सभी को ये समझ में आ गया होगा। बस इसे एक बार पढ़ लेना है, कुछ कुछ जो टॉपिक हमारे इसमें याद करने वाले हैं उसे याद कर लेना है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, कम ही आते हैं लेकिन आते हैं। मेन मेन पॉइंट्स को याद कर लेने हैं और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आगे के चैप्टर्स को हम लोग करेंगे।